हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी जोन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज का टॉपिक और भी आसानी से समझ में आए। पिछली क्लास में हमने ओलिगोपोली मार्केट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। सबसे पहले थी फ्यू सेलर्स। याद है, इसका मतलब था कि इस मार्केट में सेलर्स बहुत कम होते हैं। जैसे अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जियो, एयरटेल और वीआई आते हैं, यानी पूरी मार्केट कुछ ही बड़ी कंपनीज के हाथ में होती है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स थी होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर सभी कंपनीज बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट बेच रही है, जैसे सीमेंट या स्टील, तो उसे होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी के हैं, फिर ब्रांड, क्वालिटी या डिज़ाइन अलग हैं, जैसे सैमसंग और एप्पल के मोबाइल्स, तो उसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स थी बैरियर्स टू एंट्री। इसका मतलब बहुत आसान है, कोई भी नई कंपनी इस मार्केट में आसानी से एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट परमिशंस की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारी पिछली क्लास का छोटा सा रिवीजन। अब आज की क्लास यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल ओवर सप्लाई। ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, ईच हैज़ अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द टोटल मार्केट सप्लाई। अब सोचिए, अगर मार्केट में सिर्फ 3-4 बड़ी कंपनीज हों, तो क्या उन कंपनीज का सप्लाई पर कंट्रोल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। यही इस पॉइंट का मतलब है। अगर सीमेंट की बड़ी कंपनी प्रोडक्शन कम कर दे तो मार्केट में सीमेंट की सप्लाई भी कम हो जाएगी, यानी फर्म कम होने की वजह से सप्लाई पर उनका अच्छा खासा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन प्रॉफिट मोटिव। वाइल प्रॉफिट इज अ की मोटिव, फर्म ऑल्सो फोकस ऑन मार्केट शेयर, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन्स। अब इस हेडिंग को देखकर कई स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद फर्म प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट तो हर कंपनी कमाना चाहती है, बस इसके साथ साथ वो मार्केट शेयर बढ़ाने, अपनी ब्रांड इमेज मजबूत करने और कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने पर भी ध्यान देती है। इसीलिए इसे नॉन प्रॉफिट मोटिव कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड। Firms are highly interdependent, leading to strategic interactions, competitions and potential collusion. अब ये सवाल, अगर मार्केट में सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं तो क्या वे आराम से बैठेंगी? बिल्कुल नहीं। हर कंपनी चाहेगी कि कस्टमर उसी का प्रोडक्ट खरीदे। इसी वजह से कॉम्पिटिटर हमेशा बना रहता है। जैसे एप्पल और सैमसंग दोनों लगातार नए फीचर लॉन्च करते रहते हैं ताकि कस्टमर उनकी तरफ आए। अब अगला पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ फर्म। इसका नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ओलिगोपोली मार्केट में सभी फर्म का साइज बराबर नहीं होता। कुछ फर्म बहुत बड़ी होती हैं और कुछ कंपेरेटिव छोटी। एग्जाम्पल के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखिए, कुछ कंपनीज का मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है, जबकि कुछ का काफ़ी कम होता है, यानी सभी फर्म एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी हाई। अब सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो और आपके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर दी, क्या आपको पहले से पता होगा कि दूसरी कंपनी क्या करेगी? नहीं। यही अनसर्टेनिटी कहलाती है। कंपनीज को हमेशा यह डर रहता है कि कॉम्पिटिटर क्या डिसीजन लेगा। इसी वजह से ओलिगोपोली मार्केट में फ्यूचर डिसीजन को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। 9th पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व। ये पॉइंट थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसे आसान तरीके से समझाते हैं। डिमांड कर्व हमें बताती है कि प्राइस बदलने पर डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में प्रॉब्लम यह है कि डिमांड सिर्फ आपकी कंपनी पर डिपेंड नहीं करती, यह कॉम्पिटिटर के डिसीजन पर भी डिपेंड करती है। अगर अपने प्राइस कम कर दी और दूसरी कंपनीज ने भी प्राइस कम कर दी, तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, यह पहले से बताना मुश्किल है। इसीलिए इसे डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व कहा जाता है। एग्ज़ाम में इस पॉइंट की डेफिनेशन ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये आखिरी करेक्टरिस्टिक्स है हमारी। अब ये एक सवाल, जब आप आईपीएल देखते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा एड्स किन कंपनीज़ की आती हैं? सैमसंग, एप्पल, पेप्सी, कोका कोला।
ऐसा इसीलिए क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर उसी का प्रोडक्ट खरीदे। इसीलिए ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पज़ है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ब्रांड इमेज बनाना, मार्केट शेयर बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने ओलिगोपोली मार्केट की सभी करैक्टरिस्टिक समझ ली हैं। अब एक नए और एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ ओलिगोपोली। अब सवाल आता है, क्या हर ओलिगोपोली मार्केट एक जैसी होती है? नहीं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने ओलिगोपोली को अलग अलग आधारों पर क्लासिफाई किया है। याद रखने की ट्रिक है NAEP। N मीन्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट, A एग्रीमेंट, E एंट्री ऑफ फर्म, P प्राइस लीडरशिप। अगर ये 4 हेडिंग्स याद हो गई तो पूरा क्लासिफिकेशन आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला बेसिक है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंपनीज किस तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं। इसके 2 प्रकार हैं। पहला, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज प्योर और फुल ओलिगोपोली, वेयर फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट सच एज इन द स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री। अगर सभी फर्म बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे होमोजीनियस ओलिगोपोली या प्योर ओलिगोपोली कहते हैं। मतलब कस्टमर चाहे किसी भी कंपनी से खरीदे, प्रोडक्ट लगभग सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, सीमेंट इंडस्ट्री या फिर स्टील इंडस्ट्री। अगर आप अलग अलग कंपनीज का सीमेंट खरीदें तो बेसिक यूज़ लगभग एक जैसा ही रहेगा। एग्जाम पॉइंट, यहाँ प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। हेट्रोजीनियस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, also known as differentiated oligopoly, where firm produce similar but differentiated product. Example, based on branding, features or marketing, such as in the cosmetic industry. अब मान लीजिए प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी का है लेकिन ब्रांड, डिज़ाइन, क्वालिटी या फीचर अलग अलग है, तो उसे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखे थे ऊपर, तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जैसे सैमसंग और एप्पल दोनों मोबाइल फ़ोन बनाते हैं लेकिन डिज़ाइन, कैमरा, सॉफ्टवेयर और प्राइस अलग अलग होते हैं। इसी तरह पेप्सी और कोका कोला भी सॉफ्ट ड्रिंक बेचती हैं लेकिन दोनों की ब्रांडिंग अलग है। बस इतना याद रखिए, सेम प्रोडक्ट होमोजीनियस, डिफरेंट ब्रांड एंड फीचर डिफरेंशिएटेड। अब दूसरा बेसिक है एग्रीमेंट। यहाँ हम देखते हैं कि फर्म आपस में मिलकर काम करती है या अलग अलग। पहला है क्लूसिव। Clusive oligopoly is that oligopoly in which the firm cooperate with each other in determining the price. They follow a common price policy and do not compete with each other. मान लीजिए मार्केट में सिर्फ 4 बड़ी कंपनीज हैं। अब अगर ये चारों कंपनीज आपस में बैठकर डिसाइड कर लें कि प्राइस कितनी रखनी है और प्रोडक्शन कितना करना है, तो इसे क्लूसिव ओलिगोपोली कहते हैं। मतलब फर्म आपस में कोऑपरेट करती है, इनके बीच कंपटीशन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए सीमेंट कंपनी डिसाइड कर ले कि कोई भी 380 से कम में सीमेंट नहीं बेचेगा, तो सभी कंपनीज वही प्राइस फॉलो करेगी। बी पॉइंट है इसका, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली इज दैट ओलिगोपोली इन विच द फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली। दे compete with each other and determining interdependent the price of their product. अब इसका बिल्कुल अपोजिट समझिए। यहाँ कंपनीज के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता, हर कंपनी अपना डिसीजन खुद लेती है और मार्केट में कंपटीशन बना रहता है। एग्जाम्पल, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो, एयरटेल और वोडाफोन अपने रिचार्ज प्लान खुद डिसाइड करते हैं। कोई कंपनी दूसरी कंपनी से परमिशन लेकर प्राइस फिक्स नहीं करती। अब तीसरा बेसिक है एंट्री ऑफ फर्म, यानी नई कंपनी मार्केट में आसानी से आ सकती है या नहीं। ए पॉइंट है हमारा ओपन ओलिगोपोली। Open oligopoly is that market situation in which there is no barriers on the entry of the firm in the industry. The entry of the firm is free. अगर मार्केट में नई फर्म आसानी से एंट्री कर लेती है तो उसे ओलिगोपोली कहते हैं। मतलब एंट्री पर कोई बड़ी रोक नहीं होती। बी पॉइंट है क्लोज्ड ओलिगोपोली। Closed oligopoly is that market situation in which there is barriers on the entry of the firm in the industry. The barriers may be technological, legal or of any other type. लेकिन अगर मार्केट में आने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, लाइसेंस या लीगल परमिशन चाहिए तो उसे क्लोज्ड ओलिगोपोली कहते हैं। एग्जाम्पल, टेलीकॉम इंडस्ट्री। कोई भी व्यक्ति अचानक नई टेलीकॉम कंपनी शुरू नहीं कर सकता, इसके लिए करोड़ों रुपए और गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए, इसीलिए उसे क्लोज्ड ओलिगोपोली कहा जाता है। अब आखिरी क्लासिफिकेशन है प्राइस लीडरशिप। अब सोचिए,
मार्केट में अगर एक कंपनी सबसे बड़ी हो तो क्या बाकी कंपनी उसके डिसीजन को फॉलो करेगी? कई बार हाँ। इसी कॉन्सेप्ट को प्राइस लीडरशिप कहते हैं। ए, partial oligopoly. Partial oligopoly is that situation in which there is a dominant firm in the industry. The dominant firm is called the price leader. The dominant firm or the price leader fix the price and other follow that price. जब मार्केट में एक डोमिनेंट फर्म होती है और वही कंपनी प्राइस डिसाइड करती है, बाकी कंपनीज उसी प्राइस को फॉलो करती हैं और पार्टियल ओलिगोपोली कहते हैं। मतलब एक प्राइस लीडर होता है, बाकी फॉलोवर्स होते हैं। बी, फुल ओलिगोपोली. It is a situation in which there is no dominant firm or price leader. अब इसका अपोजिट समझिए। अगर मार्केट में कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं है कि बाकी फर्म उसे फॉलो करे तो उसे फुल ओलिगोपोली कहते हैं। मतलब सभी फर्म लगभग बराबर होती हैं, कोई प्राइस लीडर नहीं होता, हर कंपनी अपना डिसीजन खुद लेती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने ओलिगोपोली मार्केट की बची हुई करैक्टरिस्टिक्स और पूरी क्लासिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप समझा। अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक आसान तरीके से समझ आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही क्वालिटी स्टडी वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सिंपल नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन और एग्ज़ाम रेडी प्रिपरेशन के लिए स्मार्ट स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली क्लास में हम ओलिगोपोली मार्केट के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।